यह कहानी है 3 जनवरी 2020 की, जब एयरपोर्ट से एक कार का काफिला निकला था। मगर तभी आसमान में एक अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन मंडराता हुआ दिखाई देने लगा। यह ड्रोन यहाँ क्यों था, इसे किसने भेजा था, ये कोई नहीं जानता था। इनफैक्ट कोई कुछ कर पाता इससे पहले ही मिसाइल दाग दी गई, जिससे ईरान के सबसे प्रभावशाली जनरल की मौत हो गई। यह एक ऐसी हत्या थी जिसने पूरी दुनिया को सन्न करके रख दिया। इसके बाद ईरान बहुत ज्यादा क्रोध में आ गया था। उसने बदले की कसम खा ली थी कि वो अब दुश्मन को तबाह करके ही रहेगा। बस फिर क्या था, एक के बाद एक हजारों सैनिकों को खाड़ी क्षेत्र में भेज दिया गया। इसके बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई। तेल की कीमतें आसमान छूने लगीं। अब पूरी दुनिया के सामने केवल एक ही सवाल था कि अब थर्ड वर्ल्ड वॉर होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। लेकिन 6 साल बाद दुनिया एक बार फिर से उसी मुहाने पर आकर खड़ी हो गई है। मगर यह कहानी केवल 2020 या 2026 की नहीं है, बल्कि इसकी जड़ें तो 1900 ईस्वी के शुरुआती दशकों तक जाती हैं। सवाल यह उठता है कि आखिर जो दो देश कभी परम मित्र हुआ करते थे, वही दो दोस्त इतने बड़े दुश्मन कैसे हो गए। आखिर क्या है कहानी अमेरिका और ईरान की दुश्मनी की, आइए इसे डिटेल में जानते हैं। एक बात तो बिल्कुल सच है कि इंटरनेशनल रिलेशंस में ना तो कोई परमानेंट दोस्त होता है और ना ही कोई परमानेंट दुश्मन होता है। इसका जीता जागता उदाहरण है ईरान और अमेरिका। ईरान और अमेरिका की दोस्ती की कसम कभी पूरा एशिया खाया करता था, लेकिन अब ये इतने कट्टर दुश्मन बन चुके हैं कि एक दूसरे को फूटी आंख भी नहीं सुहाते। इसकी शुरुआत 20वीं सदी से हो चुकी थी। दरअसल 20वीं सदी की शुरुआत में ईरान में तेल की तेजी से खोज हुई। यह कोई साधारण खोज नहीं थी, बल्कि इससे ईरान दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार वाले देशों में शामिल हो गया था। लेकिन ये तेल अकेले नहीं आया था, बल्कि अपने साथ बहुत सी मुसीबत भी लाया था, जिसमें से एक थी यूरोप। वैसे ये तो जग जाहिर रहा है कि जहां कहीं भी संसाधन मिले और यूरोप ना पहुंचे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ईरान में भी कुछ ऐसा ही हुआ। तेल की खबर आते ही ब्रिटेन के कान खड़े हो गए। ब्रिटेन ने तुरंत अवसर का फायदा उठाया और एक कंपनी बना डाली। इस कंपनी के साथ ईरान का समझौता हुआ, लेकिन समझौता बेहद आसान था, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 84% मुनाफा ब्रिटेन का होगा और 16% ईरान का। क्या? जी हाँ, आपने सही सुना। पर यह कहाँ का इंसाफ है। जिस देश के संसाधन है उसे केवल 16% मिल रहा था और बाकी का 84% एक दूसरे देश की कंपनी हथिया ले जा रही थी। सालों तक यही चलता रहा, जिसकी वजह से यहाँ ईरानी मजदूरों की हालत खराब होने लगी और ब्रिटेन और भी ज्यादा अमीर होता गया और ईरान को अपने संसाधनों का कोई खास फायदा नहीं मिल पाया। यही वो समय था जब असंतोष का पहला बीज ईरान की रेतीली जमीन में उगाया था, मगर वे कुछ नहीं कर पाए। सब कुछ ऐसे ही चलता रहा। समय बीतता गया और फिर 1951 में ईरान की राजनीति में एक बड़ा मोड़ आया, जब मोहम्मद मोसादेक देश के लोकतांत्रिक प्रधानमंत्री बने। उन्होंने ऑयल इंडस्ट्री का राष्ट्रीयकरण कर दिया, जिसकी वजह से ब्रिटेन नाराज हो गया और अमेरिका को भी चिंता सताने लगी, क्योंकि यह शीत युद्ध का समय था। अमेरिका को डर था कि ईरान सोवियत संघ की तरफ झुक सकता है, इसलिए यूएसए खुद ईरान की तरफ झुक गया और फिर 1953 में CIA और ब्रिटेन की MI6 ने ऑपरेशन एजेक्स चलाकर मोसादेक की सरकार गिरा दी। यह सीधे सीधे तख्ता पलट था। मोसादेक को सत्ता से हटा दिया गया और शाह मोहम्मद रजा पहलवी को वापस सत्ता में बिठा दिया गया। यहीं से ईरानियों के मन में यह बात बैठ गई कि अमेरिका हमारे लोकतंत्र का दुश्मन है। वह नहीं चाहता कि हमारे देश में असली लोकतंत्र हो। यह एक ऐसी घटना थी जो आज भी ईरान की राजनीति में जिंदा है। इसके बाद शाह का शासन शुरू हुआ। ईरान के शाह काफी लिबरल थे। उन्होंने व्हाइट रिवॉल्यूशन चलाई। इस व्हाइट रिवॉल्यूशन ने ईरान को बिल्कुल बदल कर रख दिया। इसके बाद ईरान में महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया और ईरान का वेस्टर्नाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। मगर इसके साथ साथ यहाँ एक गुप्त पुलिस तंत्र भी खड़ा किया गया, जिसके जरिए राजनीतिक दमन तेज हुआ और विरोध की हर आवाज को दबाया गया। जिस देश की जनता अमेरिका से नफरत करती थी, उसके शासक शाह ने अमेरिका को अपना सबसे बड़ा दोस्त बना लिया। यहाँ तक कि अमेरिका और इजराइल से उसके करीबी संबंध बन गए थे। लेकिन धार्मिक नेताओं को यह बात पसंद नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से उन्होंने जनता को भड़काना शुरू कर दिया कि यह सही नहीं हो रहा है और इससे हमारा देश ही नहीं, धर्म भी खतरे में है। बस फिर क्या था, 1979 तक यहाँ के हालात विस्फोटक हो चुके थे। देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए, जिसकी वजह से शाह को देश छोड़कर भागना पड़ा। निर्वासन से लौटे अयातुल्ला रूहुल्लाह खोमेनी ने सत्ता संभाली। इसके बाद ईरान एक इस्लामी गणराज्य बन गया। अब नई सरकार ने अमेरिका को ग्रेट शैतान कहना शुरू कर दिया।
इसी दौरान अमेरिकी एम्बेसी पर कब्जा कर लिया गया और वहां 53 अमेरिकी नागरिकों को बंधक बना लिया गया, वो भी 1 या 2 नहीं बल्कि पूरे 444 दिनों तक। इस घटना ने अमेरिका के मन में ईरान के प्रति गहरी नाराजगी पैदा कर दी। अमेरिका ने बंधकों को छुड़ाने के लिए ऑपरेशन ईगल क्लॉ शुरू किया, मगर अफसोस यह ऑपरेशन पूरी तरह असफल रहा। 1980 से दोनों देशों के बीच रिश्ते लगातार और भी ज्यादा खराब होते चले गए, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि 1980 से लेकर दोनों देशों के बीच में कोई भी फॉर्मल पॉलिटिकल संबंध मौजूद नहीं है। वैसे अगर ईरान की बात की जाए तो वह केवल अमेरिका ही नहीं बल्कि इराक से भी खतरा महसूस कर रहा था। फिर 1980 में इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन ने ईरान पर हमला कर दिया। यह युद्ध 8 सालों तक चला, जिसे ईरान इराक युद्ध के नाम से जाना जाता है, और इसमें लगभग 4 से 5 लाख लोग मारे गए थे। वैसे तो वॉर कभी भी अच्छा नहीं होता, मगर अमेरिका के लिए यह किसी अवसर से कम नहीं था। अमेरिका ने इराक को समर्थन दिया। इसी दौरान 1988 में अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस विंसेनेस ने ईरान एयर फ्लाइट 655 को मार गिराया, जिसकी वजह से 290 लोग मारे गए थे। हालांकि अमेरिका आज तक कहता है कि यह गलती से हुआ था, मगर ईरान ने इसे अपना राष्ट्रीय अपमान समझा और जहां अमेरिका के खिलाफ डीप रिजेंटमेंट पैदा हो गई। 11 सितंबर 2001 एक ऐसा दिन जिसने पूरी दुनिया की राजनीति बदल कर रख दी। इस दिन यूएसए पर हमला हुआ था, मगर अमेरिका पर हुए हमलों के बाद दुनिया 2 हिस्सों में बंटने लगी थी, जिसमें एक तरफ था अमेरिका और दूसरी तरफ थे वो देश जिन्हें अमेरिका खतरा मानता था। इनको 2002 में राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने एक नया शब्द दिया, एक्सिस ऑफ इविल। एक्सिस ऑफ इविल की बात करें तो इसमें शामिल थे ईरान, इराक और उत्तर कोरिया। लेकिन असली झटका तब लगा जब 2003 में अमेरिका ने इराक पर हमला कर दिया। लेकिन इस हमले की वजह बताना अमेरिका के लिए जरूरी था, तो उसने दुनिया के सामने दावा किया कि इराक के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन मौजूद हैं। वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन यानी ऐसे खतरनाक हथियार जो बड़े पैमाने पर तबाही मचा सकते हैं। हालांकि बाद में जांच में यह सामने आया कि ऐसे हथियारों का कोई ठोस सबूत नहीं मिला और यूएसए का यह दावा पूरी दुनिया में कंट्रोवर्सी का मेजर रीजन बन गया। मगर अब सवाल ये उठने लगा कि शायद अगला निशाना ईरान हो सकता था। बस फिर क्या था, इसी डर के माहौल में ईरान ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को और तेजी से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। तेहरान का कहना था कि उसका यह कार्यक्रम केवल अपनी सुरक्षा और ऊर्जा जरूरतों के लिए है, हथियार बनाने के लिए नहीं। लेकिन दुनिया इस दावे से पूरी तरह आश्वस्त नहीं हुई और दोनों देशों के बीच तनाव लगातार बढ़ता गया। फिर 2015 में कहानी ने एक ऐतिहासिक मोड़ लिया जब एक लैंडमार्क एग्रीमेंट हुआ, जिसे JCPOA यानी जॉइंट कॉम्प्रहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन के नाम से जाना गया। इस समझौते के तहत ईरान ने यूरेनियम एनरिचमेंट को सीमित करने और इंटरनेशनल इंस्पेक्शंस को स्वीकार करने पर सहमति दे दी और बदले में उस पर लगे इकोनॉमिक सैंक्शंस धीरे धीरे हटा दिए गए। एक पल के लिए लगा कि सालों पुरानी दुश्मनी आखिरकार पिघलने लगी है। दोनों देशों के बीच पहली बार नरमी की झलक दिखी, लेकिन यह शांति ज्यादा समय तक कायम नहीं रह सकी। फिर अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने। 2018 में उन्होंने इस न्यूक्लियर डील से अमेरिका को बाहर निकालने की घोषणा कर दी और ईरान पर सख्त इकोनॉमिक सैंक्शंस दोबारा लगा दिए। इन प्रतिबंधों ने ईरान की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह झकझोर दिया। महंगाई तेजी से बढ़ने लगी, मुद्रा कमजोर पड़ गई और इसका सीधा असर आम जनता की जिंदगी पर दिखने लगा। इसी बीच 3 जनवरी 2020 को ड्रोन स्ट्राइक में कासिम सुलेमानी की हत्या कर दी गई, जिसके बारे में हमने शुरुआत में ही बताया था। इसके बाद ईरान और भी सक्रिय हो गया, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि ईरान ने इराक में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल हमले कर दिए, जिसकी वजह से एक बार फिर दुनिया युद्ध के मुहाने पर खड़ी थी। मगर फॉर्चुनेटली किसी अमेरिकी सैनिक की मौत नहीं हुई। लेकिन इसके तुरंत बाद एक और बड़ी त्रासदी हुई। ईरान की मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने गलती से यूक्रेन इंटरनेशनल एयरलाइंस फ्लाइट 752 को होस्टाइल टारगेट समझ लिया, जिससे विमान क्रैश हो गया और उसमें सवार सभी 176 लोगों की मौत हो गई। बाद में ईरान ने स्वीकार किया कि यह ह्यूमन एरर था। इस घटना ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ईरान की छवि को और गहरा नुकसान पहुंचाया। उस दौर से लेकर आज तक अमेरिका और ईरान के रिश्ते कभी पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाए। ईरान पर आज भी भारी इकोनॉमिक सैंक्शंस का दबाव बना हुआ है और उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम लगातार दुनिया की चिंता का कारण बना हुआ है। वर्षों तक दोनों देश सीधे युद्ध से बचते रहे, लेकिन प्रॉक्सी वॉर्स, रीजनल इन्फ्लुएंस और प्रतिबंधों की राजनीति ने पूरे खाड़ी क्षेत्र को हमेशा तनाव में रखा। अब 2026 में यह तनाव खुली जंग में बदल चुका है, जिसने मिडिल ईस्ट ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को बेचैन कर दिया है। इस दुश्मनी की जड़ केवल विचारधारा नहीं है, इसके पीछे ऑयल पॉलिटिक्स, कोल्ड वॉर की लेगेसी, इस्लामिक रिवॉल्यूशन की विरासत, रीजनल डोमिनेंस की होड़ और न्यूक्लियर वेपन्स का डर भी जुड़ा हुआ है।
अमेरिका लंबे समय से ईरान पर मिलिटेंट ग्रुप्स को सपोर्ट करने का आरोप लगाता रहा है, जबकि ईरान का कहना है कि वॉशिंगटन हमेशा उसके इंटरनल अफेयर्स में इन्फ्लुएंस बनाने और उसकी सॉवरेनिटी को कमजोर करने की कोशिश करता है। इतिहास कई बार दिखा चुका था कि युद्ध हर बार आखिरी पल में टल सकता है, जैसा 2020 में हुआ था, लेकिन 2026 ने वह रेखा पार कर दी, जहां पुरानी दुश्मनी आखिरकार खुले संघर्ष में बदल गई। अब सबसे बड़ा सवाल सिर्फ अमेरिका और ईरान का नहीं, बल्कि पूरी ग्लोबल इकोनॉमी का है। अब इस समय खाड़ी क्षेत्र में ऑयल सप्लाई रुक रही है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज प्रभावित हो रहा है, तो क्या पूरी दुनिया इसकी कीमत नहीं चुका रही है? इतिहास हमें यही सिखाता है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में शांति अक्सर टेम्पररी होती है। यहाँ दोस्त और दुश्मन स्थायी नहीं, बल्कि परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहते हैं। अमेरिका और ईरान की यह कहानी केवल दो देशों की दुश्मनी नहीं, बल्कि ग्लोबल बैलेंस ऑफ पावर, एनर्जी सिक्योरिटी और भविष्य की वर्ल्ड ऑर्डर की कहानी है। और सच कहें तो यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई, शायद इसका सबसे खतरनाक अध्याय अभी लिखा जाना बाकी है। तो यह थी अमेरिका और ईरान की दशकों पुरानी दुश्मनी की पूरी कहानी, जो आज 2026 में एक नई और खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। आपको क्या लगता है, क्या यह युद्ध पूरी दुनिया को इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ धकेल सकता है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसे ही डीप जियोपॉलिटिकल स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।